नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आखिर बार पीटी पास मतलब आओ पीटी पास कर जो हमारी सीरीज है, जैसे हमारी मेंस में चल रही थी तो उसी के तहत हमने जो है एक नया सीरीज लाया है पीटी को लेकर के, क्योंकि आप लोग की परीक्षाएं पास है। और उसके तहत आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये पहला है। और भारतीय इतिहास से हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन कवर करता है हिस्ट्री। और आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी ज़्यादा भूमिका रहती है इसकी। तो एक बड़ा पोर्शन है, ये तैयार हो जाएगा तो समझ लीजिए कि 20-22 क्वेश्चन आपका पीटी में तैयार हो गया। तो यहीं से करेंगे। और वीडियो तो कल ही आना था, कल आया भी था, लेकिन चूंकि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। तो आप लोग जो है इसको कंटिन्यू करिएगा। और डेली जो है सप्ताह में, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मंडे टू थर्सडे जो है आप पीटी पास करो हमारी सीरीज आएगी। और फिर जो है सैटरडे संडे जिस तरीके से मेंस हमारी आंसर राइटिंग सीरीज है वो आती रहेगी। तो आप लोग निरंतर बने रहिएगा। शाम को 5 बजे टाइमिंग है, तो इस समय तो जो है चैनल पे जरूर बने रहिएगा। क्योंकि क्या है कि इस समय बने रहेंगे तो आपके पीटी मेंस के को लेकर के जो भी एफर्ट संस्थान कर रहा है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये प्रोग्राम है, इसके बारे में तो आप लोग को मैंने बता ही दिया। तो आइए सबसे पहले हम स्रोत से शुरू करते हैं, क्योंकि इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे तो जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले स्रोत की, भाई इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या होते हैं। तो उसमें पुरातात्विक होते हैं, साहित्यिक होते हैं, साहित्य में भी धार्मिक होते हैं, धर्मेतर होते हैं, पुरातत्व में भी होते हैं, इसी तरीके से भवन होते हैं, स्मारक होते हैं, सिक्के होते हैं, अभिलेख होते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और थोड़ा सा ये क्लास लंबा होगा, धैर्य बना के बैठिएगा। लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप 50 मिनट तक करीब साथ रहते हैं तो आपको यहाँ से स्रोत से कोई भी प्रश्न जो है आएगा तो मतलब आप बनाने में सहज रहेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने विस्तार से कराया है। तो पुरातात्विक स्रोत अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, स्तूप है, मूर्तियां हैं, आदि है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य है, धर्मेतर साहित्य है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जो है साहित्य है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इसी तरीके से धर्मेतर साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका है, आदि। और अब आइए देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत पे हम आते हैं। मतलब ये दो कैटेगरी तो आपने डिवाइड कर दिया कि पुरातात्विक, साहित्यिक। तो अब पुरातत्व संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं स्रोतों के अकॉर्डिंग, तो हम उसको देखेंगे। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। कौन कौन? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। और कई बार पूछा है कि ये चार ऑप्शन बनाएगा, इसमें से कोई एक देवता को बदल करके दूसरा देवता कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। बोगज कोई का ध्यान रखना है, 1400 ईस्वी पूर्व ध्यान रखना है। और ये जो देवता है मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर गरुड़ स्तंभ लेख से जो है वो प्राप्त होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ हुआ है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। इसी तरीके से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा है। और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु विभिन्न खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का उल्लेख है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सोहगौरा है कहाँ और ये किस काल से संबंधित रहा है। मतलब जो अकाल की जानकारी मिलती है तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा है और सोहगौरा का स्थान का, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और थोड़ा सा जो हम आपसे कमेंट करने को कहें वो आप लोग इसलिए कमेंट करें क्योंकि कुछ चीजें थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाएं। क्योंकि अगर आप एक टीचर पे, एक संस्थान पे पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे तो वो भी आपकी तैयारी के लिए उचित नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास साथ में आप हमारे करते रहिए, क्योंकि कुछ फैक्ट हम आपको इसलिए गूगल करवाएंगे या किताब पढ़ने को कहेंगे ताकि और भी चीजें साथ साथ आप पढ़ते रहें और आपके पढ़ने की प्रैक्टिस बनी रहे। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। इसी तरीके से सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सातवाहन जो, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, यज्ञश्री सातकर्णी हैं, तो इन लोगों का जो इतिहास लिखा गया है वो टोटली किससे लिखा गया? तो उस कालखंड के अभिलेखों से लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्ता आवास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। और अगर कोई भी डेड बॉडी दफनाई जा रही है उसके साथ जो उनकी इच्छित वस्तुएं हैं वो दफनाई जा रही हैं, तो ये किसका संकेत देता है? ये पुनर्जन्म, मतलब कि लोगों की ऐसी आस्था थी कि भाई जो इनकी प्रिय वस्तु है इनके कब्र के साथ, इनके शव के साथ दफना दी जाए ताकि इन्हें जो है स्वर्ग में इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाए। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। और इन्हें साहित्य में क्या कहा जाता है? तो करसापड़। मतलब वैसे तो ये आहत सिक्के हैं और साहित्य में यदि आप देखेंगे तो इन्हें करसापड़ कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। इसी तरीके से समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने की जानकारी मिलती है, क्योंकि जो सिक्के होते हैं तो सिक्कों पे अगर जहाज का अंकन है, जैसे सातवाहनों के सिक्के पर जहाज का अंकन आप पाएंगे, तो ये उनके वैदेशिक व्यापार को दिखाता है। इसी तरीके से कहीं कहीं व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का है, चक्र विक्रम प्रकार का है, राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं। तो ये सब सिक्के क्या हैं कि शासक की धार्मिक चीजें, राजनीतिक चीजें या फिर आर्थिक चीजों को जो है वो उद्घाटित करती हैं। और चूंकि बीड़ा बजाती हुई सिक्का जो मिला है वो स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के बारे में है, तो इसे लगता है कि जो समुद्रगुप्त है वो संगीत का प्रेमी रहा है। फिर अरुकामेट जो है पुडुचेरी के निकट है, यहाँ से क्या मिले हैं? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत का संबंध किससे रहा है? तो वर्मा से, मतलब जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता था इतिहास में। और फिर मलाया है और कंबोडिया है, जावा है, ये सब जो देश है यहाँ से सबसे पहले भारत के संबंध स्थापित हुए थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय भाई हवाई जहाज तो था नहीं, जल मार्ग से ही चीजें थी और ये हमारे सबसे निकट पड़ोसी थे, तो यहाँ से हमारे व्यापारिक संबंध थे। अब महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और शासक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है और इसके जो लेखक है हरिशेण है। और देखिए इसके बारे में हम विस्तार से फिर बाद में चर्चा करेंगे, चूंकि यहाँ हम स्रोत की बात कर रहे हैं कि जो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए क्या क्या हमारे पास स्रोत उपलब्ध है, तो उसी में जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे प्राचीन इतिहास की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है, तो उनका हम चर्चा कर रहे हैं। एहोल अभिलेख किसका है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है और ये जानकारी देता है अशोक और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध में हर्ष के हार का और पुलकेशिन द्वितीय के जीत का। इसी तरीके से जो मंदसौर अभिलेख है ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। और ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो प्रतिहार नरेश भोज का है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन का है। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है वो इपिग्राफी कहलाता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली में नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो है प्रयोग हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्थ में जो विंध्य पर्वत श्रृंखला उसके जो ऊपर जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ वो बेसिकली नागर शैली से हैं। उसके बाद फिर नीचे की जो है वो साउथ में वो द्रविड़ शैली की है और फिर जो बीच वाला पार्ट है वो बेसर शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द जो होता है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है
जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। मतलब पंचायतन शब्द तो मंदिर प्रथा से संबंधित है, मंदिर की जो शैली है, और ये शैली में क्या है कि एक मुख्य मंदिर हो और उसके चारों कोने पर 4 देवताओं की अन्य छोटे छोटे मंदिर हो। तो यही पंचायतन शैली से निर्मित मंदिर है। और हम लोग उत्तर भारत में हैं तो बहुत से ऐसे मंदिर आप जाते होंगे जो पंचायतन शैली पे दिखाई भी देते हैं। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन से हैं? तो कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर, ये सारे जो मंदिर हैं किसके हैं? तो पंचायतन शैली के ही उदाहरण हैं। तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां, चित्रकला इत्यादि आते हैं। इसके बारे में तो मैंने पहले ही चर्चा करी है और ये भी आपको मैंने बता ही दिया, ये रिपीट हो रहा है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासती, इसका बस ध्यान रखना है। जो 4 देवता है, बोगज खोई अभिलेख है, 1400 ईस्वी पूर्व का है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईस्वी पूर्व के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, ये ऐसे अभिलेख है जहां से क्या है कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है। और इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि अशोक के वे कौन कौन से अभिलेख हैं जहां से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, जिनमें तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम। फिर अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि क्या है कि फारसी लिपि की बात दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। भाई अभी हम जो लिखते हैं देवनागरी हमारा कैसे है, तो हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि की विशेषता क्या है या फारसी लिपि वो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लंघमान और सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी और अरामेइक लिपियों में है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख जो है मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपियों में मिले हैं। देखिए अगर मेन देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में भी है, खरोष्टी में भी है, यूनानी में भी है और अरामाइक में भी है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है। क्योंकि देखिए जो भाषा में जो बौद्ध या जैन धर्म के समय की जो चीजें जो अभिलेख लिखे गए उस कालखंड के, तो वो बेसिकली पाल या प्राकृत में लिखे गए और बेसिकली प्राकृत में लिखे गए। लेकिन जब बाद में संस्कृत थोड़ा सा प्रचलन में आता है तो उसके बाद जो अभिलेख लिखाए गए वो संस्कृत भाषा में थे। कुछ गैर सरकारी अभिलेख भी हैं, जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसन नगर जो विदिशा से प्राप्त होता है, गरुड़ स्तंभ लेख। और ये इसमें क्या है कि 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पर जो है अधिकार कर लिया था। तो दारा ने अगर सिंधु नदी घाटी पे अधिकार कर लिया था तो पहले तो यही एक फैक्ट हो गया। और इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो पर्सिपोलिस और बेहिस्तून जो अभिलेख है इससे ये जानकारी मिलती है। इसी तरीके से सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब इसमें सिक्कों का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल में मिलते हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने के थे। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। मतलब अगर शीशे के जो सिक्के चलाए गए वो सातवाहन शासकों के द्वारा भारी मात्रा में चलाए गए। और अगर देखा जाए सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्तों के समय चलाए गए। हालांकि इनकी शुद्धता में कमी दिखती है, मतलब ये इतने शुद्ध नहीं थे जितना पूर्व के सोने के सिक्के थे। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सोने के सिक्के चलाने वाले पहले शासक कौन था, पहला शासक या पहला राजवंश कौन था जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए, ये हमारे 2 टेस्ट सीरीज के बैच चल रहे हैं, तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहले तो ये हमारा आरओ की जो सीरीज है 12 तारीख से स्टार्ट है, तो एडमिशन अभी प्रारंभ है। स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए अभी कुछ ऑफर भी है, तो आप लोग जल्दी से अपनी सीट सुनिश्चित करिए और जो है तैयारी को धार दीजिए। दूसरा हमारा एक नई घोषणा है कि पेपर जो 3rd है
जीएस का। तो जीएस के थर्ड पेपर जो है वो भी हमारा 12 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। तो आप लोग यहाँ जो है एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मुख्य परीक्षा की चीज़ों को तैयार नहीं करेंगे, भाई अभी क्या है कि आरओ में बच्चों ने एग्जाम दिया, पीटी अच्छा हुआ, तो अब पीटी अगर उनको लग रहा है कि हम स्कोर हमारा अच्छा है, हम पास हो रहे हैं, तो पीटी पास करने से तो आप आरओ बन नहीं गए। या 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा तो उसमें भी बच्चे पीटी पास करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एसडीएम बन गए। मुख्य परीक्षा में जाना है और मुख्य परीक्षा ही मुख्य है, बाकी तो समझ लीजिए कि भीड़ छाटने का जरिया है। अभी आप पीटी पास होकर के खुश हो रहे हैं कि चलिए हमको एक उपलब्धि मिली, खुश भी होना चाहिए भाई, इस समय पीटी पास करना भी चैलेंजिंग है, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा चैलेंज कहाँ है मुख्य परीक्षा में, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको किन से भिड़ना है, वो बच्चों से जो ऑलरेडी एक बार 2 बार नौकरी पा चुके हैं, अच्छी अच्छी जगह पे हैं, आयोग में ही किसी अच्छे पद पे हैं। अब उनको अपने रैंक को सुधार करना है कि मतलब सीटीओ है या फिर टीओ है, नायब तहसीलदार है, उन्हें डिप्टी एसपी एसडीएम बनना है, तो वो अपने आप को साबित किए हैं। तो एक तो उनसे आपको भिड़ना है, दूसरा आपको किससे भिड़ना है, दूसरा भिड़ना है उन बच्चों से जो 3-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। फिर आपको संघर्ष किसके साथ करना है, उनके साथ जो 4-5-6 बार मेंस लिख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मन में मत लाइए कि सर आप हमको डरवा रहे हैं। देखिए जो यथास्थिति है उससे हम आपको परिचित करा रहे हैं। तो जब तक आप उनसे ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे तब तक तो आप मेंस पास नहीं करेंगे। तो उनसे ज़्यादा एफर्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक ही विकल्प है कि खूब ज़्यादा जो है मेंस आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है कि आप लाख पढ़े रहिए, लेकिन अगर आप लिखने नहीं आ रहा, आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं आ रही, आपको तरीका नहीं पता है, तो फिर ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, मुख्य परीक्षा में पेन नहीं चलेगी। तो यही है। तो इस दोनों बैचों को जुड़िए। यहाँ क्या है कि हम आपको प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से उसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। आपका यदि आधा 1 नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, साथ ही साथ जो है हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और ये जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होगा, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे, जो संभावित प्रश्न है वो कराएंगे। और प्रश्नों की जो संख्या होगी 750 प्लस प्रश्न जो है वो हम कराएंगे। तो सोचिए अगर इतना प्रश्न आप करके मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो कितने बेहतर स्थिति में आप रहने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। नंबर तो फ्लैश कर रहा होगा, तो अधिक जानकारी के लिए आप वहां संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो पीछे हमने देखा वो पुरातात्विक स्रोत थे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों की चर्चा करी आपने, सिक्कों के बारे में बताया। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोत पे। तो भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद है, क्योंकि भाई वेद से भी बहुत सी ऐतिहासिक चीजों की जानकारी मिलती है। तो हम वेद के माध्यम से फिर आएंगे, जिसमें से सारे धार्मिक साहित्य को देखेंगे, धार से इतर जो साहित्य है वो भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। संकलनकर्ता वेद के कौन है, कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। तो ये सब भी जो फैक्ट हैं ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि सारे से प्रश्न पूछा गया है। और यदि थोड़ा सा क्लास लंबा जा रहा है तो धैर्य बना के पढ़िएगा, क्योंकि बड़ी परीक्षा है। और अगर हम बहुत शार्ट पढ़ा के चले जाएं, अगर कुछ आपका छूट जाए तो वो भी हमको थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा हम विस्तार से यदि हम जा रहे हैं, यार इतनी परिश्रम यदि हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा यदि आप कर लेंगे, आपको तो नौकरी पानी है। तो आइए, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरुषेय मानती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। 4 वेद हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अब हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। तो देखिए मंडल पे तो कई बार प्रश्न आया है, तो इसको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। मतलब ऋग्वेद की ऋचाओं को, ऋचा किसे कहते हैं, मंत्र को कहते हैं। तो ऋग्वेद के जो मंत्रों को जो पढ़ता है वो कौन क्या कहलाता है, वो होत्र कहलाता है। फिर ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया। मतलब अगर ये 10 मंडल है तो जो पहला मंडल है और 10वां मंडल वो सबसे बाद के हैं। बाकी 2 से लेकर के जो 9 तक है वो जो है वो पहले उनकी रचना हुई है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में के 3रे मंडल में ये है। और ये
सवित्री, मतलब वहां सूर्य न लिख करके सवित्री लिखा गया है, और सवित्री मतलब ही सूर्य होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आयोग सवित्री पूछ ले तो ये जानते रहिएगा। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, मतलब जो ऋग्वेद का 9 मंडल है, आप लोग को तो मैंने बताया कुल 10 मंडल है, तो जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। 4 वर्णों की संकल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। जो वर्तमान में जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसका जो संकल्पना है वो कहाँ है, तो ऋग्वेद से ही है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से हैं, ऐतरेय और कौशितकी, तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर आते हैं दूसरा यजुर्वेद पे। तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ, मतलब इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जो यज्ञीय विधि विधान है उनकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो वो यजुर्वेद से मिलती है, क्योंकि यजुर्वेद का तो नाम ही है यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधुर्वर्य कहलाता है, और इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, इसी शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है वाजसनेयी संहिता। 1-2 बार यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि यजुर्वेद के शुक्ल जो शुक्ल यजुर्वेद है उसे क्या कहा जाता है, तो वो वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। और यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, यह 5 शाखाओं में विभक्त है, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैतरी और वाजसनेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, तो कठ, ईशोपनिषद, श्वेताश्रोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद जो है ये यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद है। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आगे अभी आप पढ़ेंगे सामवेद, तो सामवेद पूरी तरीके से पद्यात्मक है, लेकिन जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। चलिए सामवेद को देखते, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। मतलब जो यज्ञ के समय में जो मंत्रों का गायन होता है तो वो कहाँ है, तो वो सामवेद में है। और सामवेद ही जो है वो भारतीय संगीत का मूल है, मतलब भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से ही माना जाता है। तो ये दूसरा भी फैक्ट आप इसे ध्यान रखेंगे, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है, तो उद्गाता कहलाता है। मतलब सामवेद में भी क्या है, तो मुख्यतः सूर्य के स्तुति के ही मंत्र हैं वहां मुख्यतः दिया है। हालांकि और भी देवी देवताओं के स्तुति से संबंधित मंत्र हैं, लेकिन वहां प्राथमिकता किसको है, सूर्य को है। और इसके जो गायन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, तो छांदोग्य और जैमिनीय है, तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पंचविश है। और सामवेद में 1810 सूक्ति हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। मतलब सामवेद में जो 1810 सूक्ति हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो ऋग्वेद से ही। मतलब सामवेद का जो मूल आधार है वो क्या है, तो वो ऋग्वेद है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। अब आइए अथर्ववेद को देखते हैं। तो इसकी रचना अंत में हुई, मतलब जो भी वेद हैं उनमें सबसे अंत में इसी की रचना हुई है। और इसमें क्या है, 731 सूक्ति हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि जो वैदिक काल के अंत तक आते आते क्या है कि अनार्य चीजें भी जो है वो काफी सशक्त हो चुकी थी। तो यहाँ आर्य और अनार्य चीजों के समन्वय की बात बताई गई है। और क्या है कि न कि जो साहित्य होता है वो समाज के अनुसार ही विधि विधानों का नियमन करता है। भाई कोई भी विधि विधान या कोई कानून बनाए जाते हैं तो समाज के सापेक्ष ही बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें आप पाएंगे, चूंकि इस समय आर्य और अनार्य दोनों लोगों का मतलब भूमिका थी, और अनार्य भी एक सकारात्मक पृष्ठभूमि से निकल के आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इनके समन्वय की जरूरत थी, और इसीलिए अथर्ववेद में इनके बारे में उल्लेख भी किया गया है।
अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद जो है वो ब्रह्म वेद भी कहलाता है। और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का क्या कहा गया है, तो कुरुओं का राजा कहा गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और परीक्षित के बारे में तो जानते होंगे, इन्हीं के पुत्र जन्मेजय थे जिन्होंने नाग यज्ञ किया था। तो आप उस कथा से लिंक करिएगा। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का जो है वो वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो गोपथ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीजें आज आप समाज में देख रहे हैं, तो इसका मूल कहाँ है, इसका मूल अथर्ववेद में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके उपनिषद कौन से हैं, तो मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्योपनिषद है। और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को क्या कहा जाता है, तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मतलब प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। तो ये कहाँ कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद, तो इनके बारे में थोड़ा आप देखें कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। और इसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृत के विषय में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि वेद, प्रमुख वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये पीछे मैंने बताया, झट से आप रिकॉल कर लें कि ऋग्वेद, ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद, तैतरीय तथा शतपथ, सामवेद, पंचविश और अथर्ववेद क्या है, तो गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जो है वो जानकारी मिलती है। मतलब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इनसे कहाँ जो राजा परीक्षित हैं कुरुवंश के, तो उनके बाद और बिंबिसार के पहले की चीजों की जानकारी मिलती है। और ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम है, जो ये ब्राह्मण है ऋग्वेद का ऐतरेय, तो यहाँ क्या है कि इसमें राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं और कुछ प्राचीन राजाओं के नामों का भी जो है वो उल्लेख मिलता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब पति पत्नी में होता नहीं कि लोग कहते हैं भाई आप तो हमारा अर्धांगिनी है, पति बेसिकली पत्नी को कहता है। और ये कॉन्सेप्ट आप अगर शिव पार्वती माता का आप देखेंगे तो उनका भी एक ऐसी बॉडी मिलती है जिसमें आधा पार्ट तो शिव जी का रहता है और आधा पार्ट जो है वो माता पार्वती का रहता है। तो वो भी अर्ध नारीश्वर का ही वो स्वरूप है। तो वही चीजें सबसे पहले कहाँ इसका वर्णन है, तो शतपथ ब्राह्मण में। जब आप उस मूर्ति को देखिए तो तुरंत आप याद कर लीजिए कि ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख सबसे पहले हुआ है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 मूलभूत है। और इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की जो है वो व्याख्या की गई है। इसी तरीके से जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जबालोपनिषद है उसमें जो है चारों आश्रमों का उल्लेख है। और जो उपनिषद होते हैं, जो हमारा दर्शन है, तो दर्शन का मूल कहाँ है, तो दर्शन का मूल जो है वो उपनिषद है। मतलब जितने भी दार्शनिक चीजें दुनिया में स्प्रेड हुई हैं, निकली हैं, तो उनका आधार क्या है, तो उनका आधार उपनिषद है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो है वो मनुस्मृति को मानी जाती है। और जो ये मनु महाराज थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी, इनका समय क्या है, ये शुंग काल के थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। फिर आरण्यक में आते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है, क्योंकि आरण्यक मतलब ही होता है जंगल। कुल 7 आरण्यक हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय, मैत्रायणी, माध्य, नंदिन, बृहदारण्यक, तलवकार है, ये तय होगा, तलवकार और छांदोग्य, ये जो 7 जो है ये आरण्यक है। तो इनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उपनिषद पे आते हैं। तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। मतलब जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे
उपनिषद कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही याद कर लीजिए, गुरु के समीप बैठ करके जिस विद्या का ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो उपनिषद कहलाता है, क्योंकि यहीं से एक बार प्रश्न पूछा गया है। और उपनिषद जो है वो अरण्यकों का पूरक है और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत है। वही जो मैंने पीछे बताया कि जो भी हमारे दार्शनिक विचार हैं उनका मूल स्रोत क्या है, तो वो उपनिषद ही है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप निषद से। जो मुंडकोप निषद है वहां से जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते उसको लिया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा हम वेदांग के बारे में चर्चा करते हैं। तो वेदांग जो है वो 6 हैं और इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। तो इनके बारे में देख लीजिए कि कौन किसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो जो वेदांग है, तो सबसे पहले जो शिक्षा को देखिए तो वैदिक स्वरों के शुद्ध आचरण हेतु शिक्षा का जो है वो निर्माण हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि मतलब जो शिक्षा जो वेदांग में जो सबसे पहले शिक्षा है तो वो क्यों लाया गया, तो वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए। और इसीलिए जो शिक्षा है वो अगर एक बॉडी मान ली जाए, वेदांग एक अगर शरीर है तो उसमें शिक्षा क्या है, तो उसमें मुख की भांति है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा अगर कल्प है तो इसमें विधि एवं नियम का उल्लेख है कल्प में, और कल्प की तुलना हाथ से की जाती है। मतलब जो दूसरा है ये जो कल्प है वो शरीर के हाथ से मतलब भुजाओं से तुलना की जाती है। फिर व्याकरण है, तो व्याकरण इसमें नाम एवं धातुओं की रचना है और उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं विधि के नियम, ये सब कहाँ बताए गए हैं, तो व्याकरण में बताए गए हैं। आप लोग व्याकरण के तहत इनको पढ़ते भी होंगे। फिर अगला जो है वेदांग में निरुक्त है, तो ये शब्दों का अर्थ क्या होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। मतलब जो शब्द का अर्थ बताए तो उस शास्त्र को क्या कहते हैं, तो निरुक्त कहते हैं। और यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगला जो है छंद है, तो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। और छंदों की तुलना किससे की गई है, तो छंदों की तुलना जो है वो पैर से की गई है। और फिर अगला जो वेदांग है वो ज्योतिष है। और ज्योतिष में क्या है कि ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, इसकी तुलना आंख से की गई है। मतलब शरीर का ये जो ज्योतिष है वो आंख है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सूत्र साहित्य पे। ये सूत्र है, सूत नहीं है। और वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। मतलब सूत्र साहित्य क्यों आए, तो वैदिक साहित्य जो लिखे गए जो वैदिक वांग्मय है जिसमें वेद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद है, तो उनको जो है सुरक्षित रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो है वो गठन किया गया। और इसमें क्या है कि स्रोत, गृह और धर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्रोत, गृह और धर्म सूत्र, ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि अध्ययन से यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होता है। और अगर प्रमुख सूत्रकारों की बात करें तो गौतम, बौधायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ आदि उल्लेखनीय है। और सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र है ये सबसे प्राचीन माना जाता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सूत्रों से भी प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये सब स्रोत के तहत पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी क्लास लंबी जा रही है और फैक्चुअल भी हो रही है, लेकिन आप अगर आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आपको ये अंदाजा होगा कि यहीं से सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार कस के मेहनत कर लीजिए, और अगर आपको फाइनली एसडीएम, डिप्टी एसपी बनना है तो इस लेवल पे आके मेहनत तो करनी ही होगी। तो थोड़ा परिश्रम करें और धैर्य बना के चीजों को देखते रहें। फिर अब आते हैं महाकाव्य। चूंकि जो वैदिक चीजें हैं उसमें सभी आपने देख लिया भाई, उपनिषद जो सबसे अंतिम है वो सब चीजें तो हो गई। अब आते हैं महाकाव्य में। तो महाकाव्य में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है रामायण और महाभारत। तो महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने की थी। पहले इसमें केवल 88,000 श्लोक थे, तब इसका नाम क्या था, जय संहिता था। लेकिन जैसे ही इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, इसका नाम सत सहस्त्री संहिता या इसे महाभारत कहा गया। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। महाभारत महाकाव्य जो है वो 18 पर्वों में विभक्त है। मतलब जो महाभारत महाकाव्य लिखा गया है तो वो 18 पर्वों में विभक्त है। और इसका जो छठा पर्व है,
18 पर्वों में है। और महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख कहाँ है। तो सबसे पहला उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में इसका हुआ है। और इसके छठे पर्व मतलब महाभारत के जो छठे पर्व को क्या कहा जाता है, तो भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का उल्लेख किया गया है और जिसमें से कर्म को प्रधानता दी गई है। और इसी का एक भाग जो है गीता है। तो महाभारत जो है वो 18 पर्वों में है और 18 पर्वों में भी जो छठा पर्व है उसी को भीष्म पर्व कहा जाता है। और भीष्म पर्व में ही जो है वो गीता का उल्लेख हुआ है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख है और गीता में ही सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भाई जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, असुरों की वृद्धि होगी, तब तक उनके विनाश के लिए मैं अवतार लेता रहूंगा। हालांकि उन्होंने संस्कृत में कहा है और संस्कृत मुझे आती नहीं है, तो उसका भावार्थ मैंने आपको हिंदी में बताने का प्रयास किया है। तो अवतारवाद कहाँ सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो वो भगवत गीता में हुआ है। फिर रामायण में आते हैं तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण मुख्यतः 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12000 हो गए। और इसकी रचना संभवतः कब हुई थी, तो 5वीं सदी ईसवी पूर्व में हुई थी। मतलब जो रामायण की रचना हुई थी वो 5वीं सदी ईसवी पूर्व में हुई थी। और अब आते हैं थोड़ा पुराणों को देख लीजिए। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता कौन थे, तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। मतलब पुराण क्या है, तो पुराण जो है कथाओं का संग्रह है। और इस समय वर्तमान में जो भी बड़े बड़े कथावाचक हैं जो बहुत आपको रोचक लगते हैं, तो सब कहाँ से कहानी लाते हैं, तो वो सब इन्हीं पुराणों को आधार बना करके कथा कहते हैं। और ऐसा नहीं कि जो कथाएं होती हैं पूरी तरीके से सत्य घटना पे आधारित होते हैं, इसमें काल्पनिकता का पुट पूरी तरीके से विद्यमान रहता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। और अगर पुराणों की रचना की बात की जाए तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र कौन है, उग्रश्रवा है, इनके द्वारा पुराणों की रचना हुई है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराण की रचना 3री और 4थी शताब्दी में हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो 18 पुराण है और इनमें से भी जो अधिकांश पुराण है उनका रचना काल कब है, तो 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी में है। ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रमुख प्राचीन पुस्तक है अमरकोश। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि अमरकोश के रचनाकार कौन है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा गया, कमेंट करके बताएं। तो अमरकोश में क्या है कि पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। प्राचीन के साथ साथ ये बहुत ज्यादा प्रमाणिक भी माना जाता है। और मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया ना कि कौन सा पुराण किस वंश की जानकारी देते हैं, तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। आंध्र और शुंग वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो मत्स्य पुराण से मिलती है। और गुप्त वंश की जानकारी कौन देता है, तो गुप्त वंश की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण जो पुराण है वो वायु पुराण है। तो आप इसको भी ध्यान लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए क्या है कि आप अगर हमारे साथ 35 मिनट 40 मिनट डेली इधर बने हुए हैं, तो आप पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो चीजें आ रही हैं उसको तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि नया फैक्ट है तो उसे केवल उसी फैक्ट को जो है आप नोट कर लीजिएगा और एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। या अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो वीडियो को ही हमारे 2 बार देख लीजिएगा। तो 2 बार अगर आप इसको देख लिए तो ये चीजें आपकी हमेशा के लिए हो जाएंगी। अब अगला आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य में। तो इसमें सबसे पहला साहित्य बौद्ध साहित्य। तो भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। और सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। ये ग्रंथ इसको सही कर लीजिए। सबसे प्राचीन जो बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक है। और इनके नाम कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और आप लोग यदि अभी आरओ का आपने प्रश्न पत्र देखा होगा या परीक्षा दिए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि यहाँ से देखिए प्रश्न इतिहास में पूछा गया है। और पूछा क्या था कि सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम्म पिटक का मूल बेस क्या, मतलब ये किससे संबंधित है। तो अभी वो आगे आएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए सुत्त पिटक क्या है, बुद्ध के धार्मिक विचारों
और वचनों का संग्रह है। मतलब ये जो पिटक है ये किससे संबंधित है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों से संबंधित है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। कौन सा है? तो ये सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ये बुद्ध के वचनों और विचारों से संबंधित है। इसी तरीके से विनय पिटक क्या है? ये वाला, ये बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हुआ है। मतलब जो त्रिपिटक है इसमें जो दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख हुआ है। और जो तीसरा है अभिधम्म पिटक, तो वो ये बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, तो दर्शन का उल्लेख कहाँ हुआ? तो यही अभिधम्म पिटक में। तो बौद्ध धर्म का दर्शन मतलब दार्शनिक सिद्धांतों का प्रणयन कहाँ हुआ है? तो अभिधम्म पिटक में। और यही आपसे आरओ में पूछा गया प्रश्न था। और अगर आप देखेंगे तो स्रोत में ये हुबहू दिया होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें कहीं से रॉकेट की तरह आके आ जाती हैं, सब दिया होता है। बस जरूरत यह है कि आपको उस तरीके से परिश्रम करने की। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है और इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई है। मतलब जब बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ, मतलब उनकी डेथ हुई, उसके बाद इन 3 जो त्रिपिटक है उनकी रचना हुई है। और जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। मतलब ये जो जातक साहित्य है, तो पहले तो यही जान लीजिए कि जातक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहली चीज। और दूसरी चीज इसमें है क्या? तो बौद्ध मतलब जो भगवान बुद्ध है तो उनके पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। मतलब हमारे हिंदू धर्म में तो ये तो माना जाता है कि व्यक्ति कई जन्म लेता है। भाई अभी इस जन्म में हम संदीप मिश्रा हैं, हो सकता है कि अगले जन्म में कुछ और हम बने, या हमारा पूर्व में भी कोई जन्म रहा हो। तो ऐसे ही बुद्ध भगवान के जो पूर्व के जन्म थे, तो उनके बारे में जो काल्पनिक कथाएं हैं वो यहाँ जातकों में कही गई हैं। फिर बौद्ध ग्रंथ मूलतः पाली भाषा में लिखा गया है। और बौद्ध ग्रंथ सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है इसमें त्रिपिटक है, जिसके बारे में मैंने बताया ही, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये आप देख लीजिए। और अब पिटक शब्द कहाँ? ये देखिए, पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पिटक क्या है। तो पिटक जो है पिटारा से बना है। और पिटारा क्या होता था कि मतलब सामान रखने की एक वस्तु होती थी, मतलब टोकरी के समान होती थी। सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में विभाजित है। देखिए अब अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक पे आ गया है। अब आयोग जो है प्रश्न पूछेगा यहाँ से, तो इसको आप लोग देखिए कि सुत्त पिटक जो है वो 5 निकायों में विभाजित है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर विनय पिटक 3 भागों में विभाजित है, सुत्त, विभंग, खंदक और परिवार। और अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलिपुत्तिस ने किया था। और इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं। तो अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक जिसमें सिद्धांतों का विवरण है, उसकी रचना किसने की थी? तो मोगलिपुत्तिस ने की थी। और ये जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी उसके ये अध्यक्ष थे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि उस समय शासक कौन था और तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, मतलब कैपिटल, किस कैपिटल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं मैंने पीछे बताया है। और निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का जो है वो संग्रह है। फिर अगला देखते हैं जैन ग्रंथ। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है, आगम साहित्य किससे संबंधित है? तो आगम साहित्य जो होता है वो जैन धर्म से संबंधित है। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने आगम हैं? तो 12 अंग हैं। और यही एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये 12 अंग है कि 14 है कि 16 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 12 अंग हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आगम में क्या है कि 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र है। तो बस ये याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा गया है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है। मैंने पीछे ही बताया कि जो बौद्ध और जैन धर्म के समय जो पाली प्राकृत की ही जो है वो प्रधानता थी, इसीलिए जो है ये स्थानीय भाषा में लिखे गए। इनके फेमस होने का एक बड़ा कारण ये भी था क्योंकि जब आप स्थानीय बोलचाल की भाषा में कोई काम करेंगे तो वो लोगों में ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि लोग उसे अपनी भाषा समझ करके मतलब उसे ज़्यादा समझ पाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर आप देहात में जाइए और वहाँ फुल्ली आप इंग्लिश में बोलिए तो कौन आपको तवज्जो देगा?
और अगर आप अपनी मदर लैंग्वेज में वहीं का स्थानीय जो लैंग्वेज उसमें यदि आप बात करेंगे तो आप जो है काफ़ी प्रभावी साबित होंगे। और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनमें ये खूब अच्छाई है कि जहाँ से जाते हैं वहीं से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब एक कौशल होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी में ये चीजें थी कि गांधी जी जो है वो जननेता कैसे बने, तो गांधी जी में ये चीजें थी कि वो लोगों की तरह रहते थे। मतलब गांधी की लोकप्रियता में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, तो वो उसमें सबसे पहले तो भाई उनका पहनावा जो उन्हें संत की तरह साबित करता था कि भाई उस समय भारत की अधिकांश जनता के पास पूरा कपड़ा नहीं होते थे तन ढकने के लिए, तो गांधी जी ने ही लोगों जैसा दिखने के लिए उन्होंने, उनको कोई कमी थोड़ी नहीं थी। गांधी जी बैरिस्टर थे और इतना तो वो अर्न करते ही थे कि बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकते थे। और इनके अगर स्टार्टिंग की आप फोटो देखेंगे तो आपको दिखेगा भी कि किस तरीके से वो भव्य सूट वूट पहनते थे। लेकिन जैसे ही वो भारत में राजनीति में आए तो वैसे ही उन्होंने अपने आवरण को चेंज किया। मतलब जो भारत के लोग जिस तरीके से वस्त्र पहनते थे उसको अपनाया। फिर भाषा, जो जैसे बात करता था वो उसी भाषा में बात करते थे। गांधी जी आप देखेंगे कभी भी फर्स्ट क्लास डिब्बे में, डरबन को छोड़ करके जो प्रिटोरिया में हुई उसके बाद जब भारत में आए तो वो जनरल डिब्बे में यात्रा करते थे ताकि वो जन सामान्य की तरह ही दिख सके और लोगों के बीच वो स्वीकार हो सके। ये सारी चीजें हैं। तो जो पाली और प्राकृतिक जो भाषाएं थी तो वो जैन और बौद्ध धर्म की भाषा इसलिए बन गई कि उस समय समाज में इन्हीं भाषाओं का जो है प्रचलन था। क्योंकि यदि भाषा का विकास क्रम देखेंगे तो पहले क्या क्या था, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली आता है, प्राकृति आता है, अपभ्रंश आता है, अवहट्ट आता है, पुरानी हिंदी आती है, फिर जो आधुनिक हिंदी है। फिर बीच का जो कालखंड होता है वो मध्यकाल में, तो उसमें ब्रज भाषा का विकास होता है, अवधि का विकास होता है। तो ये एक क्रम है। तो इनका जो कालखंड था तो उस समय जो मॉस लोगों की भाषा क्या थी, पाली और प्राकृतिक ही थी। तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्व है। और जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ था। और जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के का उल्लेख बहुतायत मिलते हैं। मतलब जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बहुतायत हुआ है। और भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भगवान महावीर और 16 महाजनपद जो आए थे जिसमें मगध, अंग, वत्स, कुरु, पांचाली सब थे, तो इनके बारे में भी जो जानकारी मिलती है तो भगवती सूत्र, और एक ग्रंथ है अंगुतर निकाय, वहां से मिलती है। तो आप इसको भी जानिए। और यहाँ से जो है प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है। अब आते हैं लौकिक साहित्य में। तो ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का उल्लेख है। और अर्थशास्त्र संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। और इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त था, ने की थी। मतलब अर्थशास्त्र रचयिता चाणक्य थे, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है और ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो अर्थशास्त्र के लिए आप ये जानिए, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है या खंडों में। अर्थशास्त्र का जो द्वितीय और तृतीय खंड है ये इसमें सर्वाधिक जो है वो प्राचीन है। तो 15 खंड में द्वितीय और तृतीय जो खंड है वो सर्वाधिक प्राचीन है अर्थशास्त्र का। अब आगे देखते हैं विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। तो मतलब अर्थशास्त्र के अलावा मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और वृहत कथा मंजरी से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और यहाँ इनके लेखकों को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि PYQ आपने देखा होगा तो कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र से शुंग काल की जो है वो जानकारी मिलती है। तो पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय के ही रहे हैं, तो वो तो उस समय की जानकारी देंगे ही देंगे। और साथ साथ कालिदास की जो मालविकाग्निमित्र है, तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की चीजें हैं। तो अग्निमित्र जो है वो शुंग वंशीय शासक ही थे। तो इसीलिए ये दोनों ग्रंथ जो है, पतंजलि का जो महाभाष्य है
और कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र है, यहाँ से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शूद्रक के मृच्छ कटिकम नामक नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है। बहुत अच्छा नाटक है और यदि समय मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। बहुत व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और मजेदार नाटक है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी की रचना 1149-50 ईस्वी में, मतलब 12वीं सदी में हुई और इससे कश्मीर के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसमें भी जो उत्पल वंश है, लोहार वंश है, कारकोट वंश है, उनके बारे में, और तो जब वो आएगा तो आगे हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ स्रोत के बारे में आपको एक रूपरेखा दे रहे हैं पूरे प्राचीन भारत की, तो अभी बहुत विस्तार से नहीं जा रहे, लेकिन जब आगे हमारी क्लासेज होगी तो वहां हम इसको और विस्तार से बताएंगे, ताकि आप जो है कैसा भी प्रश्न आए तो करने में सफल रहें। प्रबंध चिंतामणि जो है वो अर्थशास्त्र की टीका है, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है ये आप लोगों का होमवर्क है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और देखिए जहां कमेंट करने को कहें वहां तो एकदम आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि जो कह रहे हैं वहां से प्रश्न बने हैं या पुनः भविष्य में बनने की संभावना है, तो जरूर कमेंट किया करें। गार्गी संहिता क्या है, तो एक ज्योतिष ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जो है वो उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति का गौड़ वह, विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नौ शशांक चरित्र, सांध्यकार नंदी का रामचरित्र, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित्र, और जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, मतलब जयानक कृत मतलब जयानक के द्वारा रची गई। तो ये कृत आप ऐसे समझिएगा, ये नहीं कि कृत कृत मतलब रचयिता। तो जयानक के रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज विजय है। तो ये चीजें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपको पुस्तक दे देगा और राइटरों का दे देगा और कहेगा कि आप जो है सुमिलित करिए। यदि PYQ आप देखेंगे तो इस तरीके से, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें जो है आप जो है नोट भी करते रहिए साथ साथ। फिर विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में, तो अब आइए देखिए विदेशियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यूनानी और रोमन आए थे, तो यूनानी रोमनों की चर्चा में महत्वपूर्ण है टेसियस। तो ये क्या है कि ईरान का राज्य वैद्य था और भारत के संबंधों में इसका विवरण आश्चर्यजनक रूप से कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो टेसियस के बारे में हो गया। अब आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, मतलब इतिहास का पिता है ये, और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत और फारस, मतलब फारस कौन सा देश है वर्तमान में, जो आधुनिक ईरान है उसी को फारस कहते हैं। तो हेरोडोटस जो है, जो हिस्ट्री ऑफ जिन्हें फादर कहा जाता है, इन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत फारस संबंधों की जो है चर्चा अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, हिस्टोरिका। इसमें इन्होंने भारत फारस संबंधों की चीजों को बताया और वो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। क्यों अफवाहों या अनुश्रुतियों पर आधारित है, क्योंकि ये खुद तो आए नहीं थे भाई, हेरोडोटस भारत तो आए नहीं थे कि यहाँ की चीजों को देखे और इसका यथा वस्तु जैसे ही जो है उसका वर्णन करें। तो ये सुन के लिख रहे हैं, तो सुन में और देखने में दोनों में अंतर होता है। तो ये चीजें हैं। और फिर सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस हैं, आनसेक्रिटस हैं और अरिस्टोबुलस हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो महत्वपूर्ण यूनानी रोमन लेखक है, इसमें क्या है, मेगस्थनीज है। और ये किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का है। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मतलब मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसकी पुस्तक कौन थी, इंडिका थी। और यहाँ से क्या है कि जो मौर्य प्रशासन के मौर्य कालीन जो समाज है उसकी जानकारी मिलती है। हालांकि इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे ये लिख देता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि उस समय भारत में दास प्रथा थी। ये लिख देता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, तो अकाल के साक्ष्य तो गौरा ताम्रपत्र से पता ही चलता है। तो ये सारी चीजें रही, जैसे कुछ सीमाएं भी हैं, वो तो बात की बात है। फिर अगला जो है महत्वपूर्ण डाइमेकस है।
यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो सबसे पहले तो डायमेकस के बारे में ये जानिए, ये सीरिया शासक जो अंतियोकस थे इनके राजदूत थे। और कब आए थे डायमेकस? तो बिंदुसार के समय में आए थे। और इनका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। और जो सूखी अंजीर और मदिरा का जो बिंदुसार ने डिमांड किया था, और एक दार्शनिक भी मांगा था, तो दार्शनिक की चीजें तो नहीं दी गई थी, लेकिन बाकी और चीजें अवेलेबल कराई गई थी। फिर डायोनिसस है, तो यह मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। देखिए आप नाम एक जैसा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब डायोनिसस आते हैं, ये मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे और अशोक के राज दरबार में भारत आए थे। उसी तरीके से अगला जो महत्वपूर्ण यूनानी है वो टालमी है। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। तो टालमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया। और प्लिनी इसने सर्वप्रथम इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जो है वो विवरण मिलता है। तो नेचुरल हिस्ट्री किसका है? तो प्लिनी का है। भारत का भूगोल किसका है? तो टॉलमी का है। और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसका है? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। मतलब ये जो लेखक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, मतलब पता ही नहीं किसने लिखा है। लेकिन जानकारी किसकी मिलती है? तो हिंद महासागर की जानकारी मिलती है, उससे संबंधित जो सटे बंदरगाह है उनकी जानकारी मिलती है यहाँ से। फिर चीनी लेखक में आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। 14 वर्षों तक भारत में रहा और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। अब इसके बाद जस्ट कौन आता है? तो संयुग्म आते हैं। इनका समय कब होता है? तो 518 ईस्वी में आते हैं। और इसके बाद आते हैं वैनसांग, हर्षवर्धन के काल में आते हैं। और हर्षवर्धन का समय तो आप जान ही रहे होंगे कि 7वीं शताब्दी है, 605-6 के बाद ही आते हैं। और इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? तो सियुकी है। मतलब वैनसांग की एक प्रमुख रचना कौन सी है? सियुकी है। और वैनसांग चूंकि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने भारत आए थे। तो ये नालंदा में भी पढ़ने गए थे। और जब ये नालंदा में पढ़ने गए थे तो वहां के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। और एक बार इसी पे आयोग ने पूछा था कि जब वैनसांग नालंदा में पढ़ने गए तो वहां के कुलपति कौन थे? तो वहां के कुलपति शीलभद्र थे। और वैनसांग को ही क्या कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यात्रियों के राजकुमार की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वैनसांग को दी जाती है। फिर अगला चीनी लेखक कौन सा है? तो इतसिंह है। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है। मतलब क्रम यही है कि सबसे पहला कौन आता है और सबसे लास्ट में। तो एक मैंने क्रम से ही बताया है, तो आप इसी ऑर्डर को भी, क्रोनोलॉजी को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि आयोग अब बहुत ज्यादा क्रम में भी पूछ रहा है कि आप एक क्रम में सुमेलित करिए। अब अरबी लेखकों में तो देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण है अल बरूनी है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ ये भारत आते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी? तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। और अल बरूनी जो है वो ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था और वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अल बरूनी जो है वो एक मोहम्मदन था और मोहम्मदन होने के बाद भी अगर गीता में आस्था रख रहा है, गीता से बहुत प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ से भी अभी तक पूछा नहीं गया। बहुत चांस है कि कभी आयोग यहाँ से भी पूछ ले। फिर अल मसूदी हैं, बगदाद के यात्री हैं, राजपूत एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देते हैं। और ये आते कब है? तो 10वीं सदी में आते हैं। तो अल बरूनी 11वीं सदी में, उसके पहले अल मसूदी आते हैं और इनसे भी पहले सुलेमान आते हैं। तो ये 9वीं शताब्दी में। तो क्रम क्या है? सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। अगर अरबी यात्रियों के बारे में आए तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्रम इनका ये है। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन करते हैं। मतलब जो सुलेमान है वो किसकी जानकारी देते हैं? तो पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी देते हैं। और 9वीं शताब्दी में इन्हीं लोगों का वर्चस्व रहा है। इनके अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जैसे फिरदौसकृत शाहनामा,
मिनहाज सिराजकृत तबकात नासरी, जियाउद्दीन बर्नीकृत तारीख फिरोजशाही आदि उल्लेखनीय है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक आज जो है आपका क्लास यहीं तक था। लंबा थोड़ा वीडियो हो गया, अगला वीडियो हमारा जो है वो आधे घंटे 35 मिनट से ज़्यादा का अब नहीं होगा, क्योंकि स्रोत था और मेरा ये विश्वास है कि यहाँ इसको एक ही टॉपिक में कवर करें, तभी आप जो है एक लिंक स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ा दें तो फिर आप बिखरेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। इस के बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी। यदि अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो देख लें। और जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो अब हम आएंगे पाषाण काल पे, मतलब स्टोन एज पे आएंगे। और स्टोन एज के तहत फिर हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बहुत ही फ्रूटफुल सीरीज होने वाली है आपके पीटी के लिए। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये हमारा टेलीग्राम है, फिर ये 2 यूट्यूब चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और यूट्यूब का। तो यहाँ आपकी तैयारी से संबंधित निरंतर मैटर पढ़ते रहते हैं। और सबसे लास्ट में आपको अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना है या हमसे बात करनी या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।